बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ान मन, आज एक इंतहाई अहम दिन है और अहम दिन की वजह से ही हमने कोई प्रोमो भी नहीं चलाया, वक्त जाया नहीं किया, सीधा आपके पास हम आगे हैं और शाहीन से भाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हमने कहा कि आज बात करनी इंतहाई जरूरी है। सर, जी वेलकम टू द शो। सर, आपने सर, सर मेरा भी सलाम और आपके सुनने वालों को, देखने वालों को, सबको मेरा प्यार सलाम। वालेकुम अस्सलाम। सर सर आज आपने शर्त रखी थी कि अगर मुकदमा नैब तरमीम कलअदम करार दे दी गई तब मैं इंटरव्यू दूंगा, तब आपने मुझे जगाना है और मुझे बताना है। आपके मेरे टाइम डिफरेंस बहुत ज्यादा है, 6 घंटे का है। तो आज हमने आपको जगाया, हमने कहा सर फैसला आ गया, अभी टाइम दे। तो आपने भी जी सबसे पहले, आपकी मेहरबानी, आपने वक्त दे दिया। लेकिन सर, सबसे पहले तो फैसले के ऊपर एग्जैक्टली जो बंदियाल साहब की लेगेसी को इंतहाई नामुनासिब, इंतहाई गलीज अल्फाज में ख्वाजा आसिफ साहब ने, डिफेंस मिनिस्टर है सर, बाकायदा तौर के ऊपर लंदन में खड़े होकर जिस तरह की उन्होंने बातें की चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब के ऊपर, वो क्या उनको जेब देती थी या नहीं देती थी? लेकिन अब समझ आता है कि उनके पेट में मरोड़ असल किस चीज के उठ रहे थे, क्योंकि फैसले की बाजगश्त जो है वो 5-6 दिनों से आ रही थी। इसीलिए आपने भी कहा कि फैसला आ लेने दें और वो कलअदम हो जाएगी तो फिर हम बात करेंगे, क्योंकि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब के ऊपर शदीद तरीन प्रेशर तो था ही। लेकिन अब तो उन्होंने फैसला दे दिया आयन के हक में। उन्होंने कौन से फैसले किसी और केसेस में क्या दिए उस पर हमने बहस नहीं करनी, लेकिन आज के फैसले के ऊपर आपका क्या कहना है सर? जी, बिल्कुल, ये आप सही कह रहे हैं। प्रेशर उनके ऊपर बहुत था, लेकिन वो बहुत दिनों से ये कह चुके थे कि मैं जाने से पहले इस केस का फैसला करके जाऊंगा। और उन्होंने यही कहा था कि और उनके जो रिमार्क्स आ रहे थे वो जाहिर है उससे नजर आ रहा था कि ये खुश नहीं है और ये फैसला इसको नैब तरामीम को उड़ा देंगे वो। और जहां तक नून लीग की बात है, ये लोग तो हमेशा इसी तरह की बातें करते रहे, प्रेशर में डालना, ये करना। भी मैं एक वीडियो क्लिप कहीं चल रही थी मरियम नवाज साहिबा की कि वो बंदियाल तुम निकल जाओ, तुम यहाँ से इस्तीफा देके घर जाओ, तुम ये करो, तुम वो करो, मतलब ये इसी तरह की बातें करते हैं नाम लेके। 12 जज साहब ने अपने जाते जाते जो आखिरी कार्ड था उन्होंने खेल दिया। अब सवाल ये है जनाब कि आप बहुत बाज़गश्त हर जगह सुन रहे हैं जी सर। कि लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए, लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। पहले नून लीग कहती थी लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए, फिर वो पीपीपी ने भी कहना शुरू कर दिया लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। पीटीआई वाले तो कहते ही है कि जी हमें आपने दबा दिया, बाकी सबको आपने छोड़ दिया। अब असल में जो हुआ इस फैसले का मतलब यह है कि लेवल प्लेइंग फील्ड मिल गया है अब जनरल हाशिम मुनीर साहब। अच्छा सर, ठीक जी है, हाँ। ठीक है, ठीक और है। उन्होंने अब सबकी मिल के एक साथ बराबर सफाई करनी है। आप जैसे अभी हमारे एक दोस्त टीवी पे कह रहे थे कि भल सफाई हो रही है होगी। ठीक और है। कई कई दिनों से खबरें ये सुन रही थी कि ये अकाउंटेबिलिटी होगी और बराबरी होगी, सबकी होगी। तो अब उन्होंने ये सब कुछ करना है, लेकिन उनका प्रॉब्लम ये है कि वो एक साथ सबकी सफाई तो कर नहीं सकते, क्योंकि और उनको भी टेक्निकली चलना है। शुरू करना है तो जनरल कमर जावेद बाजवा से शुरू करें ना। सो बड़ी जबरदस्त शोएब शाहीन साहब ने बात की कि आपने शुरू करना है तो फौज से शुरू करें ना, एहतसाब अवाम भी, ताकि आपके एहतसाब के ऊपर जो है एतबार करे, तो जी सबसे जी उनसे जी, तो शुरू करें जी। वो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि उन्हें अगर जेन्युइनली एहतसाब करना है, जेन्युइनली अगर उन्होंने करप्शन का मुल्क में खात्मा करना है, पाकिस्तान के लिए करना है और सफाई वाकई करनी है, तो फिर तो आप अपने घर से शुरू करें। ये तो बात बिल्कुल ठीक है। मगर वो तो कुछ जेन्युइनली तो नहीं कर रहे ना, वो तो अपने आप को प्रोलॉन्ग करने के लिए, अपनी ताकत मजबूत करने के लिए, जितने भी उनके खिलाफ दुश्मन हैं, चाहे वो इस वक्त उनके कैंप पे है या उनके कैंप से बाहर हैं, तो वो एक एक करके हर एक को निपटने का उनका प्रोग्राम था। अब वो यही हुआ है कि पहले तो उन्होंने पीटीआई में जबरदस्त हमला किया, 9 मई बना के जो भी करके उन्होंने सबको दे रगड़ा, और अब तक वो उनको खत्म नहीं कर सके, उनको दबा भी नहीं सके। वो अभी अपनी जगह मौजूद है, लेकिन पूरी कोशिश होती रही। अब उनका ये दूसरा स्टेज है, दूसरा फेज है कि अब उनका ख्याल है कि जी अब ये जो नैब के केसेस खुल गए, और कई लोगों का ख्याल ये है कि बंदियाल साहब ने आखिरी दिन तक इसलिए रखा कि वो भी कुछ मुशावरत कर रहे थे
अपने पिंडी वालों के साथ, और वो उनकी मशावरत में भी ये बात शामिल थी कि ठीक है आप ये फैसला दे दें, कोई मसला नहीं है, हम हमारी तरफ से हाँ ही समझे आप, ठीक है दे दें आप, क्योंकि उनको ये सूट करता है। अब उनको ये फैसला जब आ गया तो सारे केसेस जो है वो दोबारा, नैब जो है वो दोबारा एक मजबूत वो बन गया है घोड़ा, और और वो चेयरमैन चेयरमैन नैब आसिम मुनीर के उस्ताद और करीब तरीन साथी जनरल नजीर भट्ट हैं सर। दी ये है चेयरमैन नजीर भट्ट साहब है, मैं उन्हें जानता हूँ। यूनिट ऑफिसर है उनके सर, मतलब आप तो अमेरिका के आपके तल्लुकात रहे हैं उनके साथ सर। जी 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 जी, मेरे काफी उनसे ताल्लुकात है, जब वो यहाँ वॉशिंगटन डीसी में थे। तो वो अब चेयरमैन साहब तो है अपनी जगह ठीक है, लेकिन आसिम मुनीर साहब को अब मौका मिल गया कि जी अब जिन जिन के केसेस हैं, सारे के सारे केसेस जरदारी के भी और नवाज शरीफ के भी और सबके, वजीर आजम की लाइन है लंबी, सबके केसेस खुलेंगे दोबारा। अब ये कोशिश ये हो रही है कि एक एक करके मारा जाए सबको, और ये हमेशा से जो भी हुकूमत में होता है उसका स्ट्रेटेजी यही होती है कि जी सबके साथ इकट्ठी लड़ाई नहीं करनी हमने, एक एक करके पकड़ो, एक को मारो फिर दूसरे को मारो फिर तीसरे को मारो। और वो एक मशहूर कॉल भी है, मुझे याद नहीं किसने कहा था, लेकिन उसने बड़ा अच्छा कहा था कि जब वो सबको मार रहे थे तो मैं चुप रहा, और जब वो दूसरों को मार रहे थे तो भी मैं चुप रहा कि जी मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। जब वो सारे मर गए मेरी तरफ आए तो मेरी तरफ को बोलने वाला ही कोई नहीं था। बिल्कुल तो बिल्कुल वही वाला हाल इनका होने लगा है। अब ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड वाली बात मैं कर रहा हूँ, अब पीपीपी क्यों कह रही है कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड में, तो उन्हें क्या तकलीफ है भाई, उनको तो फील्ड ही फील्ड मिला हुआ है, 30 साल से वो कब से बैठे हुए हैं, वो खा पी के सिंध को सारा निचोड़ के वो नींबू का जूस बना के वो पी गए और भाग गए और भाग जाएंगे फिर दोबारा। उनको कौन सा लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए, क्या चाहिए उनको? और दूसरा ये कि वो जो लंदन में बैठे हैं वो कहते हैं कि जी मेरे लिए आप पूरे फर्श बिछा दें, स्टेज सजा दें, दरबार लगा दें तो मैं बादशाह सलामत आके बैठ जाऊंगा। तो वो अच्छा, उनके लिए लेवल प्लेइंग ये वो जो है। आपकी बातें हैं और मेरे पास जो खबरें हैं वो बहुत ही खतरनाक किस्म की एक कॉम्बिनेशन बन रही है। उसमें जी सर एक तो आसिम मुनीर साहब वन पार्टी रूल की तैयारी कर रहे हैं और उसके लिए ईमानदार, मैं इन्वर्टेड कॉमर्स में क्लीन चेहरे जो आज से पहले देखे सुने ही ना गए हो, उनको इकट्ठा किया जा रहा है हुकूमत बनाने के लिए, वन पार्टी रूल के लिए। अब अच्छा, इसकी यहाँ पे दोबारा क्या रेलेवेंस, आज के फैसले में आपको क्या रेलेवेंस नजर आती है इस खबर की? देखिए वन पार्टी रूल तो उन्होंने ऑलरेडी बनाया है। एक तो उन्होंने टेक्नोक्रेट जो बिठाए हैं वो भी आसिम मुनीर साहब ने बिठाए और किसी ने तो नहीं बिठाए। एक तो बात ये, दूसरी बात ये कि वो वन पार्टी रूल बगैर इलेक्शन के बनाना चाहते हैं या इलेक्शन करा के बनाना चाहते हैं ये? करवा के इलेक्शन सर मैनेज तो उनका आईएमएफ ने भी अच्छा, पॉलिटिकल हाँ, स्टेबिलिटी के इलेक्शन तो कराना तो पड़ेगा ना। ये फिर दूसरी वाली बात जो है ना, ये जरा उनके लिए बड़ी खतरनाक भी है और बड़ा एक स्लिपरी स्लोप जिसे कहते हैं ना वो भी है, क्योंकि अगर आप अपनी हुकूमत इलेक्शन में कराएंगे तो इलेक्शन में फिर आपको पीटीआई को भी हराना पड़ेगा, पीपल्स पार्टी को भी हराना पड़ेगा, नून लीग को भी हराना पड़ेगा, बाकी ये जो मुल्ला और ये अचकजई और बुचकजई जो भी सारे हैं, इन सबको, ये सब आपके खिलाफ आके खड़े हो जाएंगे और सबको मिलकर हराना पड़ेगा और फिर आप वो अपनी क्लीन पार्टी बनाएंगे। तो ये बड़ा जरा एक सुपर मुश्किल किस्म का काम है कि ये इतना आसानी से नहीं हो सकता, जबकि फौज के अंदर भी आपके जो सेंटिमेंट है सबको मालूम है कि फौज के अंदर भी कितना सपोर्ट है, और बाहर तो जाहिर है अवाम में कितनी सपोर्ट है। तो ये बड़ा मुश्किल काम होगा और उनके लिए ये अब जो उन्होंने गवर्नमेंट बना के बैठा दी है वो भी तकरीबन बस यही कहते हैं कि जी बस क्लीन है और इनका कोई ताल्लुक नहीं है और ये काम चलाएंगे। और भाई उन्होंने तो अपनी हुकूमत तो बना दी है ना जो सारी उनके मर्जी से चल रही है। अब वो आज मैं सुन रहा था इस फैसले के बाद काकड़ साहब ने शायद कहा, या मुझे समझ नहीं आया, कि हम सोचेंगे कि इस पिटीशन पे रिव्यू पिटीशन में जाए या ना जाए, हुकूमत सोचेगी। अच्छा, पता नहीं सोचेगी या क्यों सोचेगी, या उसको क्या तकलीफ है, या उसके खिलाफ कोई एक्शन आ गया है या क्या है, या नहीं सोचेगी। मुझे अभी क्लियर इसका, मैं अभी दोबारा उसको देखूंगा उनका बयान क्या था। इसमें से जो मेरे पास खबर है वो ये है कि
21 अक्टूबर को नवाज शरीफ साहब की वापसी के ऊपर लाहौर में इस्तकबाल के लिए आईएसआई के अहकामात हैं, इंटरनल विंग को डीजी आईएसआई के अहकामात हैं और डीजीसी के अहकामात हैं कि पटवारियों को ऑर्डर्स ऑलरेडी किए जा चुके हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू के लोग इकट्ठे करें, और स्कूल टीचर्स को ऑर्डर जा चुके हैं कि उन्होंने टीचर्स ने बच्चे इकट्ठे करके नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए 21 अक्टूबर आना है। आज के फैसले के बाद मेरी आईएसआई इंटरनल विंग के जन अफसरान से बातचीत हुई, मैंने कहा ऑर्डर कोई नए आए हैं? उन्होंने कहा नहीं, अभी तक स्टैंड कर रहे हैं ऑर्डर। तो सर ये डीजी आईएसआई का ये क्या चक्कर है? नवाज शरीफ साहब के बारे के इस्तकबाल के लिए बड़ी सख्त तैयारियां कर रहे हैं, और आपको भी लंदन से कुछ खबरें पहुंची हैं। जी जी जी, मैं यही बताने वाला था कि मुझे कुछ लंदन से अभी थोड़ी देर पहले जो बात हुई उसमें ये कंफर्म नहीं है, मगर ये कि खबरें ये हैं कि शायद आसिम मुनीर साहब खुद भेजे या हमारे आईएसआई के जो चीफ साहब हैं आजकल वो खुद आए लंदन आइंदा चंद दिनों में, और आके बात करें वो नवाज शरीफ साहब से, क्योंकि ये अब नवाज शरीफ साहब के लिए एक बड़ा फैसला होगा कि उन्हें वापस आना है कि नहीं आना है। क्योंकि देखिए, एक तो वो मुजरिम है ऑलरेडी जी, उनको सजा हो चुकी है, वो बेल पे है, उन्होंने आते के साथ ही जेल जाना है या जो भी उनका होगा, 12 है तो कैदी। जी। दूसरा ये कि अगर उनको वो जो लेवल प्लेइंग फील्ड के जरिए वो तख्त और ताज और वो सारा मिलना था, उसकी जगह उन्होंने सारे केसेस खोल दिए, और वो सारे केसेस में जाएंगे तो वो तो अब 10 दफा सोचेंगे कि मैं वापस जाऊं या नहीं जाऊं, दोबारा तो भागने का उन्हें मौका नहीं मिलेगा फिर। जी जी। तो ये अब बहुत बड़ा सवाल होगा कि जी वो आ रहे नहीं आ रहे, और अगर देखें, अगर ये बात कंफर्म हो गई कि जी डीजीआईएसआई साहब जो है वो लंदन जा रहे हैं और वो उनसे मुलाकात भी करेंगे या बातचीत करेंगे, तो इससे फिर अंदाजा होगा कि जी वो प्लानिंग क्या कर रहे हैं। उसके बाद ही शायद पता चल सके हमें कि वो आते हैं कि नहीं आते। लेकिन उनके लिए मतलब है कि मुश्किलात और बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, और अब ये मुझे नहीं लगता कि बड़ा आसान फैसला होगा उनके लिए कि वो फौरन आ जाए वापस। पीपल्स पार्टी के लिए क्या प्रॉब्लम? ये तो मजाक ही बन गया सर, बिल्कुल। मतलब कि ये तो नवाज शरीफ साहब की वापसी तो बिल्कुल ही मजाक ही बन गई है। तो ये समझ नहीं आ रही, शुरू से ही वो कौम के साथ और हर एक के साथ मजाक कर रहे थे, वो एक बेवकूफ बना रहे थे। पहले उन सबको बेवकूफ बना के हुकूमत में शामिल कर लिया, पीपल्स पार्टी वाले भी शामिल हो गए और मौलाना भी शामिल हो गए, सारे हो गए, और खूब वो 10-15 महीने अपने पराठे और हलवे खाते रहे। अब वो एक दूसरे को कह रहे हैं जी मैं जिम्मेदार नहीं हूँ और मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, वो कहते हैं मैं अपनी वजारत का जिम्मेदार हूँ और वो कहते हैं आप अपनी वजारत की जिम्मेदार है। मतलब इस तरह की बातें कोई हुकूमत में करता है? हुकूमत में बैठ के आपने कैबिनेट में सारे फैसले किए, खुद पीपल्स पार्टी ने सीसीआई में बैठ के सारे फैसले किए कि जी पहले मर्दमशुमारी करा लो और ये कर लो वो कर लो, फिर बाहर निकल के कहते हैं कि नहीं हम तो चाहते हैं कि जी इलेक्शन हो। मतलब ये डबल गेम, डुप्लीकेट, ये मुनाफिकत जो है ना, ये अब ये पुराने जमाने में चल जाती थी, अब नहीं चलती है। और चलाना चाहते हैं तो वो चलाते रहे, उसका नतीजा फिर वो देख लेंगे क्या होता है। लेकिन असल बात यह है कि नवाज शरीफ साहब ने अब आना है या नहीं आना है, एक बहुत बड़ा सवाल है। इफ बहुत लंबा फायदा हो गया नवाज शरीफ साहब का सवालिया निशान, क्योंकि हमारी मुसद्दिक का इतला है कि कोर कमांडर नवाज शरीफ की वापसी पर शदीद जो है वो नाराज हैं, और आसिम मुनीर को उन्होंने वाज़ेह तौर के ऊपर वार्निंग दी है कि वापस आया तो चंगा नहीं होएगा फिर तेरे नाल। तो ये तो आसिम मुनीर की बचत है बहुत बड़ी सर। सर आसिम मुनीर के लिए तो देखें, लेवल प्लेइंग फील्ड इसलिए मैं कह रहा हूं कि उनके लिए लेवल हो गया कि अब वो हर एक को बराबरी से तो बर्बाद करने का प्रोग्राम जो है ना वो आराम से कर सकते हैं। लेकिन वो नवाज शरीफ को तो अपने मोहसन मानते हैं सर, एक गैर कानूनी तैनाती रिटायरमेंट के बाद करने की वजह से। पावर पॉलिटिक्स में ना बाप बेटे का मोहसिन होता है, ना बेटा बाप का मोहसिन होता है, ना भाई भाई का मोहसिन होता है। ये सब बातें जो है ना ये कहने की है और सुनने की है। जब असल वक्त आता है ना तो सब एक दूसरे के छुरा लेके खड़े होते हैं पीछे। तो ये कोई ऐसी बात मतलब ये इनकी तैनाती पे नवाज शरीफ साहब ने ठीक कहा था शहबाज शरीफ साहब को कि जिस मर्जी को लगा दें, बाद में जाके इन सब ने एक ही हो जाना है। तो वो तो होता ही जाहिर है, वो उन्होंने सही कहा था। कोई बड़े होके जब आदमी थोड़ा बड़ा हो जाता है तो कुछ ना कुछ ठीक बातें भी करने लगता है ना, थोड़ी बहुत। सर आपने मुझे क्लिप भेजी भारत वहां के प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम आजाद की, वो क्लिप है कि जी उनकी वफात के बाद उनके पास 4 जोड़े कपड़े के और
एक पेंशन यार और मुझे किसी और ने आज ही भेजी कि देखें आप क्या करप्शन हो रही है, ये इतनी लंबी लंबी लिस्ट है, वजीर आजम जो है लैब के केसेस में फंसे हुए हैं, सदर और ये वो, आप ये जरा देखें। और वो एक 2 मिनट की जो क्लिप है वो मैंने देखी तो मुझे वाकई शर्मिंदा भी हुआ, और मैं मतलब है कि मुझे समझ नहीं आई कि मैं इसका क्या जवाब दूं। मैंने कहा आपको भेज देता हूँ, आप भी जरा इसको देख लें। मैं सर बिल्कुल दिखाते हैं, सबको दिखाते हैं, ये देखिएगा, सबको हम दिखाते हैं। ये क्लिप देखिए जी, ये क्लिप आप लोगों के लिए शाहीन से भाई साहब ने भेजी है। जब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जायदाद की गिनती की गई तो 6 पैंट, 4 शर्ट, 3 सूट, 2500 किताबें, एक फ्लैट जो कि संशोधन के लिए दान कर दिया था, एक पद्मश्री, एक पद्म भूषण, एक भारत रत्न, 16 डॉक्टरेट, एक वेबसाइट, एक ट्विटर, एक ईमेल, टीवी, एसी, गाड़ी, जेवर, शेयर्स, जमीन जायदाद, बैंक बैलेंस कुछ नहीं। पिछले 8 सालों से पेंशन की भी रकम अपने गांव की ग्राम पंचायत को दान दे दी थी। शर्म आ रही है, आंखों में नमी है। असली महात्मा और राष्ट्रभक्त तो ये थे सम्राट कलाम साहब। क्या ऐसे भी कोई नेता होते हैं? यहां तो चपरासी भी करोड़पति होते हैं। आपने तो इंसानियत की परिभाषा ही बदल दी। आई रियली सैल्यूट टू डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। सर ये बात तो ठीक है, वो अपने लोगों को भी बुरा भला भी कह रहे हैं। भारत में करप्शन की कमी तो बहरहाल कोई नहीं है। जहां तक सदर का ताल्लुक है तो हमारे सदर साहब भी जो है वो आपको एयरपोर्टों के बेंच के ऊपर सोए हुए मिलते हैं। लेकिन कंपैरिजन क्या है इसके अंदर सर? पाकिस्तान में फिर भी एट द हाइट ऑफ इंडियंस करप्शन स्टिल इंडिया इज प्रोग्रेसिंग इकोनॉमिकली, और हम लोग नीचे जाते जा रहे हैं। ये क्या है सर? वो उसकी वजह ये है कि वहां का सिस्टम एक सेट हो चुका है, और वो सिस्टम एक पॉलिटिकल सिस्टम है। अवाम की जो वोटिंग है, अवाम का जो राय है, उसके ऊपर वो बेस्ड है, और उस पे चल रहा है। वो करप्शन है, बिल्कुल बहुत जबरदस्त करप्शन है, करोड़ों अरबों की करप्शन है, मगर उसके साथ अवाम की जो एहतसाब जो है वो अवाम ही करते हैं। आपको याद होगा, मुझे भी याद है, इंदिरा गांधी ने आते के साथ ही एक दफा कोशिश की अपने आप को एक ऑटोक्रेट और वो बनाने की, और इमरजेंसी लगा दी। 3 महीने तक उन्होंने सारी मीडिया पे पाबंदी और इस पे पाबंदी और सारा कुछ उन्होंने बंद कर दिया, जैसे डिक्टेटर करते हैं। मगर वहां पे कोई फौजी वोजी नहीं आए, फौज को इस्तेमाल नहीं किया उन्होंने। किया ये 3-4 महीने के बाद जब इलेक्शन हुआ तो उनकी पार्टी साफ हो गई। इलेक्शन में लोगों ने कहा कि जब जाओ तुम लोग निकलो यहां से। तो लोग खुद एहतसाब वहां पे करते हैं, और ये सिस्टम उनका वेल एस्टेब्लिश्ड है। हमारे यहाँ अब क्या कहना चाहिए, अनफॉर्चुनेट बात है, हमारी बदकिस्मती है कि वो नहीं हो सका। और जो लोग आते हैं फिर वो अपने इंटरेस्ट में काम करते हैं, वो फिर मुल्क के इंटरेस्ट के लिए काम नहीं करते। तो ये फर्क है। बाकी ये कि वहां भी यही है, यही इसी तरह के लोग हैं, इस तरह का वो काम करते हैं, चोरी डाका वाका। मगर ये कि फिर वो अब जो अपने इंटरेस्ट में भी वो काम करते हैं, उसका आप नतीजा देख लें कि वो कहाँ पहुंच रहे हैं और कहाँ से कहाँ पहुंच गए और हम कहाँ खड़े। तो ये बात, मगर ये जो अबुल कलाम आजाद साहब है, ये मुझे बहुत अफसोस भी हुआ। इनकी देखभाल करनी चाहिए थी हुकूमत भारत को, क्योंकि ये एक मुसलमान भी थे और नेक आदमी थे, और पाकिस्तानियों को और हमारे लीडरों को इनसे सबक सीखना चाहिए। सर जो भी ऊपर बैठे हैं उनसे सबक सीखना चाहिए कि ये कौम की और आवाम की खिदमत करने वाले लोग ऐसे होते हैं। पेंशन भी अपनी जो है उन्होंने किसी और को डोनेट कर, अब इससे ज्यादा और कोई नहीं कुछ कर सकता। सर ये जो आज का फैसला हुआ है, ये लेवल प्लेइंग फील्ड, आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि फायदा इसका लेवल प्लेइंग फील्ड अगर किसी को अब मिल गई है तो वो आर्मी चीफ आसिम मुनीर को मिल गई है, और चेयरमैन नैब भी उन्होंने अपना खास बंदा लगाया हुआ है, या उनके वो खास बंदे एक जमाने में थे, अब वो इनके खास बंदे हैं। मतलब इसी तरह मिली भगत वाली कार्रवाई है, जो भी होगा इनकी मर्जी से होगा। उस्ताद शागिर्द का रिश्ता भी आपस के अंदर है उनका, मतलब बहुत क्लोज अंडरस्टैंडिंग है, यूनिट ऑफिसर्स के अंदर होती है एक, और बड़ी पुरानी अंडरस्टैंडिंग है, आजकल की नहीं है। आप इसको किस तरह इनको इस्तेमाल करते हुए देखेंगे इस लेवल प्लेइंग फील्ड को? क्या आपको अवाम के हक में फैसले होते कोई नजर आएंगे, या इनके अपने ही हक में इनकी मर्जी से फैसले होंगे, या जो मर्जी वन पार्टी रूल जो उन्होंने बनानी है, जिसने बात मानी वन पार्टी रूल
किंग्स पार्टी जो नई ये बनाना चाहते हैं, वन पार्टी तो ये कह रहे हैं जो नई किंग्स पार्टी ये बनाना चाहते हैं इनकी मर्जी से चलेगा तो ठीक है, नहीं तो नायब उसको पकड़ लेगा। मतलब सेलेक्टिव एहतसाब होगा सर, या सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर तो ये है कि सबके सब केसेस खोले हैं, तो 2000 से ऊपर केसेस हैं फिर। और सर साथ ये भी ध्यान में रखिएगा कि एस्टैब्लिशमेंट ने अपने माउथ पीस के जरिए ऐलान करवाया कि इलेक्शन भूल जाएं, अभी कामरान खान के जरिए भी ये भी ऐलान करवा दिया। अच्छा, ये मैंने नहीं सुना अभी तक ऐलान। अगर ट्वीट किया सर कि अभी तो इलेक्शन होते हुए बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि पंडोरा बॉक्स खुल गया है बहुत बड़ा। हाँ नहीं, ये तो बात देखिए, इसमें दो चीजें आप जरा ध्यान में रखें। एक तो आसिम मुनीर साहब ने आपने कहा सिलेक्टिव होगी या नहीं, दूसरी चीज ये है कि जो नए चीफ आए हैं अपने काजी साहब, इनका रोल क्या होगा, ये भी मैं उस पर आता हूँ। पहले मैं बात कर लूं, आपने सिलेक्टिव, हर आदमी जब भी कहता है तो सिलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी होगी या नहीं होगी, वो आज तक कभी सच साबित नहीं हुई। हमेशा वो सिलेक्टिव ही हुई है, हमेशा पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हुई है, हमेशा इंजीनियरिंग हुई है। चाहे वो फौजी कोई बैठा हो, नैब का चीफ, या कोई जनरल बैठा हो, या कोई एडमिरल बैठा हो, या कोई भी हो, नैब हमेशा यूज हुई है पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए। और अब कुछ लोग हैं, अभी मैं 2-4 लोगों को सुन रहा था टॉक शोज में, कि इस दफा जो है ना वो बिल्कुल बराबरी के साथ सबके साथ एक ही जैसा सलूक होगा। दुआ करें कि ऐसा हो, लेकिन ऐसा होगा नहीं, ऐसा कभी हुआ नहीं है। और खासकर जो इनके जो इरादे हैं, खासकर हाफिज आसिम मुनीर साहब के साथ जो इरादे हैं, वो तो अपने इरादों को, अपना एजेंडा लेके वो चलेंगे और नैब को वो इस्तेमाल करेंगे। ये तो सीधी सीधी बात है और इसमें कोई शक की बात नहीं है। अब इसमें कौन कौन फंसता है? जो इनके साथ नहीं चलेगा या जो रेजिस्टेंस नहीं करेगा वो तो बच जाएगा शायद, और जो रेजिस्टेंस करेगा, और ये जो बात मैं कह रहा हूं ये इसीलिए कह रहा हूं कि अगर आपके लंदन में नवाज शरीफ की और ISI चीफ की मीटिंग होने वाली है, जो कि मैं खबरें सुन रहा हूं, कंफर्म नहीं है अभी, लेकिन अगर वो होने वाली है तो वो इसी बात पे होगी कि जी आपने इनकी रेजिस्टेंस नहीं करनी, और उसके नतीजे में आसिम मुनीर वो अपने जो ISI चीफ साहब है, या तो ISI चीफ रहेंगे जैसा कि अब हैं, क्योंकि उनको आपने भी बताया और मैंने भी सुना था कि एक्सटेंशन तो हो गई है उनको, तो 1 साल की, तो वो अपनी जगह पे इसी जगह रहेंगे, या उनकी जगह अगर कोई और आ गया तो इनको किसी और अच्छी जगह पे भेज दिया जाएगा, ताकि वो एश्योर कर सके कि जी नवाज शरीफ साहब ज्यादा शोर नहीं मचाएंगे जो होगा। तो एक तो ये उनका पर्पस होगा कि जी उनको जरा थोड़ा सा कूल डाउन करें, और अटैक जो होगा वो होगा पीपल्स पार्टी पे, खुल के फुल अटैक जो है उधर, और उनको कहेंगे कि जी अब आप जरा लाइन में आ जाएं, और जो लाइन में नहीं आता तो फिर इन द लाइन ऑफ फायर आता है। तो ये बात बड़ी क्लियर स्ट्रेटेजी नजर आ रही है। PTI का जो हशर है वो अभी है, लेकिन PTI को हो सकता है इसमें कोई थोड़ा रिलीफ भी मिल सकता है, लेकिन ये कि इस सारे सिनेरियो में कामरान खान की बात बड़ी वजनदार लगती है कि जी इलेक्शन तो कोई नजर नहीं आता। वो तो सर कामरान खान तो मैसेंजर है ना, वो तो मुंह में तो अल्फाज किसी और के होते हैं, मुंह में तो उनका आपको पता है उनका अपना तो जुबान भी नहीं है, कुछ और है। अच्छा सर, लेकिन ये तो हमें पता है फरवरी में इन्होंने कहा था कि जी अभी पहले अप्रैल था, अब फरवरी के ऊपर ये माने थे, लेकिन मेरे ख्याल में इनका इरादा अभी तक वही अप्रैल में है। IMF सर को पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए, अपना पैसा के वापसी से मकसद है, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के क्यों चाहिए? क्योंकि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कोई और हर तरीका करके देख ली है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आ रही, जिसके लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी उनको चाहिए। क्या उस सिनेरियो के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाने के लिए PTI को रिलीफ मिल सकती है आपके ख्याल में सर? देखिए, स्टेबिलिटी तो PTI को जब तक आप फेयरली ट्रीट नहीं करेंगे ना, तो वो तो नहीं आएगी। जिस तरह डंडा मारी आपने उनके खिलाफ की है, और जो इस तरह के बोगस केसेस बनाए, तोशा खाना और ये खाना और घड़ी चुरा ली और पेन चुरा लिया और बाथरूम में ज्यादा पानी फ्लश कर दिया, इस तरह के केसेस जो बनाए हैं, इनसे तो दुनिया में किसी को अपनी कन्विंस कर सकते हैं कि जी हमने सही जेन्युइन इनको पकड़ा है और ये केसेस इनके खिलाफ सही है, तो वो तो आपको खत्म करने पड़ेंगे, और उनको एक उनका जो
पोजीशन है, मकाम है, जो उनको राइट है, जो उनका इलेक्शन है, उनका वोटिंग है, पार्टी होल्ड करना, इलेक्शन कैंपेन करना, ये सारा कुछ उनको देना पड़ेगा। उसके बगैर इलेक्शन भी नहीं होंगे, स्टेबिलिटी भी नहीं आएगी। तो ये तो पहली कंडीशन है ही। दूसरी कंडीशन अब ये है कि जो ये बाकी पार्टियां जिनके खिलाफ अब ये शुरू होने लगा है ये एहतसाब का खेल, उनमें से कितनी पार्टियां सड़कों पे आके और मरियम नवाज अब तकरीर करेंगे, आसिम मुनीर तुमने हमारे साथ गद्दारी की है, तुमने हमारे साथ गद्दारी, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, इस तरह की बातें करेंगे। वो क्या, अभी ये देखना है और इसीलिए उनको रोकना है। मतलब जरदारी साहब तो जाके भाग के बैठ जाएंगे दुबई और बिलावल साहब शोर मचाते रहेंगे कि जी मैं अभी नया आया हूँ, मुझे क्या कह रहे हो, मेरे साथ लेवल पता नहीं क्या लेवल होगा उनका पारा। तो ये सिचुएशन बनेगी और इसमें इलेक्शन तो नहीं होते। नई हुकूमत जो आप कह रहे हैं कि वो बनाना चाहते हैं, वन पार्टी जो बनाना चाहते हैं, वो कौन सी पार्टी, कहां से, आसमान से लाएंगे, जमीन से लाएंगे, फरिश्ते लाएंगे, कौन से लोग लाएंगे जी? ऑलरेडी उन्होंने बिठा दिए, दो चार और बिठा देंगे उसमें लाके। जी साफ साफ सर, फरिश्ते तो ऊपर ही हैं, यहाँ तो है नहीं, लेकिन साफ लोग सर इकट्ठे किए जा रहे हैं, साफ लोग। साफ लोग फिर कहां से आएंगे? कोई नहरों से निकालेंगे, यहाँ भल सफाई होती है, वहां से कोई सफाई करके निकाले किसी को, क्या करेंगे, कहां से लाएंगे? तो आप जानते ही नहीं है वो साफ लोग हैं सर, जिनके अगर आप खुद साफ नहीं होंगे तो आपका कोई बंदा साफ नहीं मिलेगा जी, ना नजर आएगा साफ। साफ हो भी तो नजर नहीं आएगा कि कहेंगे ये खुद बंदा ठीक नहीं है तो ये साफ कहां से ले आया? तो ये तो मुश्किल बात है सर जी। नोट ऑफ डिसेंट लगाया आज के फैसले में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने, जो वकील है। अब मैं जी दोबारा वो अगले पॉइंट पे मैं आता हूँ इसी बात पे। शरीफों से वफादारी उन्होंने जो है वो अपनी दिखाई है दोबारा एक दफा, ये क्या, इसके ऊपर भी बात कर दीजिए जी। मैं जो दूसरा पॉइंट था कि जी अब इनका रोल क्या होगा, काजी फायज ईसा साहब का रोल क्या होगा, उसमें एक पॉइंट उनके लिए बेसिकली तो ये है कि आते के साथ ही उनके सामने ये केस भी होगा और वो जो दूसरा केस है जो सुप्रीम कोर्ट की किस तरह बननी है और कौन अपॉइंट करेगा और कौन नहीं करेगा, और वो जो उसका लॉ हुआ है वो भी दो केसेस उनके पास है। रूल्स ऑफ कंडक्ट एंड प्रोसीजर, वो फुल फुल बेंच बिठा के उसको चेंज करना चाहते हैं। जी सर। अब देखिए, काजी फायज ईसा साहब के पास 1 साल तकरीबन है और उनकी लेगेसी इसी साल में बनेगी, और उनके फैसले, अगर इस फैसले को उन्होंने अंडू किया, ये नैब वाला जो है ना, तो उनकी लेगेसी तो पहले ही हफ्ते में या पहले महीने में ही उसका तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। फिर दोबारा उनकी लेगेसी और कोई नहीं बनती, फिर यही बनेगा कि जी चोरों को एनआरओ दे दिया, बस एक ही नारा होगा फिर। और वो मेरा ख्याल है काजी फायज ईसा साहब जो है ना वो बड़े समझदार भी हैं, उनकी बेगम भी बहुत समझदार है। वो कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि जी चोरों के लिए अपना बेड़ा गर्क करा के और वो फिर चले जाए 1 साल के बाद। तो ये बड़ा मुश्किल लगता है, और ये अगर बेंच बनेगा भी तो बड़ा सोच समझ के बनेगा, बड़ा अपने टाइम से, प्रॉपर टाइम से बनेगा और सुनेंगे बाकायदा, और उसको फिर बात देखेंगे और किस तरह होगा वो। तो ये अपने ऊपर वो कालक लगाना मेरा ख्याल है बिल्कुल नहीं चाहेंगे। बाकी जहां तक प्रोसीजर्स की बात है, देखिए सुप्रीम कोर्ट हो या फौज हो या कोई भी हो, कोई अपने ऊपर पाबंदियां लगाने के लिए कैसे तैयार होता है? नहीं हो सकता तैयार। और कोई अगर चीज ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है, फिक्स है कानून में, आइन में, उसको आप चेंज करेंगे नहीं, अब आपने उल्टे हाथ से करना है काम, सीधे हाथ से काम नहीं करना, ये नहीं हो सकता। तो ये भी मुझे मुश्किल लगता है कि वो उसको अंडू करे। भारत उनके लिए अब एक नया दौर खुल रहा है और बड़े ओपनिंग है, बड़ा जबरदस्त उनका नाम है, और मेरा ख्याल है इस नाम को वो बहुत ऊंचा ले जा सकते हैं, और वो कोशिश करेंगे ले जाने की। बड़े अक्लमंद समझदार आदमी है वो। मंसूर अली शाह साहब ने नोट ऑफ डिसेंट लगाया है सर, ठीक है, वो तो अब उनका राइट है, और उनका राइट, वो दोबारा भी अगर कोई रिव्यू होता है उसमें भी लगा सकते हैं, वो कोई ऐसी बात नहीं। सर इमरान खान की साहब की रिहाई जो है, फाइनल क्वेश्चन, वो आप कब तक होती देख रहे हैं? आपको कोई नजर आ रही है? साइड के लोग ये भी कह रहे हैं कि उनको उठाएंगे, इसी तरह उठा के एग्जाइल कर देंगे, नवाज शरीफ बनाना चाहते हैं, लेकिन किस तरह उठाएंगे, कैसे बाहर लेके जाएंगे, और बाहर ले जाके फिर वो बोलेंगे कि मेरे जबरदस्ती जो इन्होंने बाहर भेजा है, ये क्या करना चाह रहे हैं? देखिए, बाहर को जबरदस्ती तो कोई किसी को भेज नहीं सकता जी। जब नवाज शरीफ वगैरह भी जब गए थे, सऊदी अरब जब गए थे, या अभी जब गए थे, तो उनकी अपनी मर्जी थी, वो खुद जाना चाहते थे, और उनके
सहूलतकार उनको मिल गए वो ठीक है, लेकिन जब तक वो खुद को इतना बनना भी जाना चाहे उसको कोई कैसे पाकिस्तान से बाहर भेज सकता है? वो उठा के पासपोर्ट अपना फाड़ देंगे, लो जी जाओ मैं नहीं जाता हूँ, फिर क्या करेंगे आप? अमेरिकी पासपोर्ट में भेजेंगे? नहीं, यूके के क्या करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो वो तो उनके लिए देखिए, आपने अगर स्टेबिलिटी लानी है तो इमरान खान को इस प्रोसेस में शामिल करना पड़ेगा, उनकी पार्टी को बिल्कुल जेन्युइन राइट्स देने पड़ेंगे जो सारी पार्टीज को मिलेंगे। उनकी पार्टी में भी जो करप्ट लोग हैं, जो निकलते हैं, जो नैबजदा हैं, जो पकड़े जा सकते हैं, उनको पकड़े आप, और उन सब लोगों के साथ उनको भी ट्राई करें। और बिल्कुल ठीक है, उसमें किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है, और इमरान खान को भी होगा। और सॉरी, और अगर आप इसके बगैर करेंगे तो स्टेबिलिटी नहीं आती, और ये सारा सिस्टम फिर ऐसे ही लुढ़कता पुढ़कता चलेगा, इसके बगैर काम नहीं चलने वाला। इमरान खान की रिहाई सर कब तक होते हुए आप देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं? देखिए, रिहाई तो होगी, क्योंकि कितने केसेस हैं, और सारे केसेस ऐसे ही हैं जैसे वो मैंने पहले, तो वो अदालतें देंगी कुछ दिन और उनको रख लेंगे, जुडिशियल डिमांड हो गया तो जिस्मानी रिमांड हो गया तो फलाना हो गया, ये करके जितने दिन रख लें, लेकिन ये कि अल्टीमेटली रिहाई तो होनी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस टाइम। बहुत जल्द आप लोगों से बहुत दोबारा शुक्रिया जी। मुलाकात होगी। अजीज 30 मिनट, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। बिल्कुल 30 मिनट्स हो गए। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू।